नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। कहाँ है न्याय, ये हमारा सवाल है। आज हम इसी पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट बदलने के आरोप में हरियाणा के भूतपूर्व सीएम को सजा हुई थी, लेकिन वो बदली हुई लिस्ट से जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन हुआ था या ज्वाइनिंग हुई थी, वो सन 2000 से लेके आज तक यानी कि 25 वर्षों से सेवा में हैं, नौकरी कर रहे हैं। और जिन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, वो केस अभी भी हाई कोर्ट में है। 13 साल उस केस को लगे सिंगल जज का फैसला आने में। सिंगल बेंच का फैसला आते ही जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, उन्होंने उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया और 11 साल से ये डबल बेंच में है। इसकी जो अगली हियरिंग होनी है वो दिसंबर में होनी है। आपको वो जजमेंट भी दिखाएंगे जो 13 साल के बाद आया था, क्या क्या उसमें मुख्य मुद्दे थे वो भी दिखाएंगे। डबल बेंच के कुछ इंटरिम ऑर्डर भी दिखाएंगे और लास्ट का स्टेटस भी आपको दिखाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं उन 3206 जेवीटी टीचर्स की, जिनका 25 साल पहले सन 2000 में रिजल्ट आया था और उसी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसमें जो क्राइटेरिया अपनाया गया था, 100 नंबर का कुल क्राइटेरिया था और 100 नंबर के क्राइटेरिया में 80 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के थे। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो जरूरी थी, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये सब नंबर मिला के 80 नंबर थे और सिर्फ 20 नंबर का इंटरव्यू था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो 20 नंबर के इंटरव्यू में कितनी हेराफेरी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा के एक भूतपूर्व सीएम को सजा हुई थी। मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, एचपीएससी की विज्ञापन संख्या 3/2009, जिसका फाइनल रिजल्ट 2012 में आया था, उसमें जो क्राइटेरिया अपनाया गया था, 100 नंबर के क्राइटेरिया में 60 नंबर इंटरव्यू के थे और 25 नंबर थे पात्रता पास के। सभी कैंडिडेट्स पात्रता पास थे, इसलिए 25 नंबर का रखना नहीं रखना बराबर था। इस तरह से हम कह सकते हैं जो एचपीएससी का क्राइटेरिया था कुल 75 नंबर का था और 75 नंबर के क्राइटेरिया में 60 नंबर इंटरव्यू के थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 60 नंबर के इंटरव्यू में कितनी हेराफेरी की जा सकती है। उस भर्ती में मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे 60 में से सिर्फ 14 नंबर दिए थे। 2012 से ही मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, अभी डबल बेंच में है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। जो 60 नंबर का इंटरव्यू था और जिसको ज्यादा नंबर दिए उनका सिलेक्शन हो गया, जिनके कम नंबर दिए उनको बाहर निकाल दिया गया, उस मुद्दे पर भी पहले हम वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो देखना चाहें तो चैनल पे उपलब्ध है। आज हम 25 वर्ष पूर्व हुई जेबीटी की भर्ती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस केस का वो स्टेटस दिखा देते हैं। जैसे ही रिजल्ट आया था अक्टूबर सन 2000 में, उसी समय हाई कोर्ट में केस फाइल हो गया था। ये उस समय का स्टेटस आप देख लीजिए। केस का नंबर है CW नंबर 140/18 सन 2000 और ये 11 अक्टूबर सन 2000 को हाई कोर्ट में रजिस्टर हो गया था और इसका जो निपटारा हुआ है वो 8 जनवरी 2014 को हुआ है, यानी इसमें 13 साल से ज्यादा का समय लगा है। जेबीटी का जब फाइनल रिजल्ट आया था, रिजल्ट आते ही कुछ दिन के अंदर ही हाई कोर्ट में कई याचिकाएं फाइल हो गई थी। उसका जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के मेन पेज आपको दिखा देते हैं। उसके बाद डबल बेंच के कुछ इंटरिम ऑर्डर दिखाएंगे और लास्ट में आपको स्टेटस दिखाएंगे। अब आपको जेबीटी मामले में जनवरी 2014 में जो जजमेंट आया था वो जजमेंट दिखा देते हैं। एक एक करके वो पेज देखते जाइए। ये पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए CLP नंबर है 140/18 ऑफ 2000। इसका डिसीजन आया था 8 जनवरी 2014 को। यहाँ दूसरे नंबर पर जो लिखा है ये वो केस है जो सन 2000 में ही फाइल हो गए थे और तीसरे नंबर पर जो केस है ये वो केस है सन 2001 में हाई कोर्ट में फाइल हुए थे और 4 नंबर पर जो केसों का हवाला दिया गया है ये वो केस है जो सन 2010 में फाइल हुए थे। इन सब का निपटारा एक साथ हाई कोर्ट ने किया है। ये सब याचिका जेबीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर्स की है। इनके सिलेक्शन का नोटिफिकेशन 15/11/1999 को डेली न्यूज़पेपर दी ट्रिब्यून में निकाला गया था। डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से ये दिया गया था और जो कुल पोस्ट उसमें पब्लिश की गई थी वो थी 3206 और ये पोस्ट थी प्राइमरी एजुकेशन लेवल की, जो कि डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी। पूरे हरियाणा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट थी। नोटिफिकेशन में ही सब डिटेल दी हुई थी, किस कैटेगरी की किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या था भर्ती करने के लिए, वो सब चीज उस नोटिफिकेशन में दी हुई थी। भर्ती का जो प्राइमरी स्टेप था, एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी चेक की गई। उसके बाद कैंडिडेट्स को रोल नंबर दिए गए और रोल नंबर देने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का जो था उन सबको मिला के 80 नंबर का था 100 में से, यानी कि 80% आप कह सकते हो, 70% क्वालिफिकेशन का और 10% फिर हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का था। 20% का इंटरव्यू यानी कि 20 नंबर का इंटरव्यू था। इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी क्वालिफिकेशन हायर थी, यानी कि जेबीटी न करके उन्होंने बीएड करके थी और उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था
केस का नंबर है सीलूप नंबर 164-10 ऑफ 1999। हाई कोर्ट ने उनकी केस की सुनवाई करते हुए उन्हें अलाउ कर दिया था इंटरव्यू के लिए, इसमें प्रोसेस में शामिल होने के लिए। जो टोटल कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ था वो थे 7,707 कैंडिडेट। भर्ती में जो गड़बड़ी की संभावना थी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में नहीं थी। गड़बड़ी जो हो सकती थी वो सिर्फ इंटरव्यू में ही हो सकती थी, और आपको पहले बता दिया इंटरव्यू सिर्फ इसमें 20 नंबर का था, जबकि एचपीएससी में 60 नंबर का इंटरव्यू था। इसमें जो विवाद हुआ था वो इंटरव्यू के नंबरों के ऊपर हुआ था। इसका जो फाइनल रिजल्ट था वो 7 अक्टूबर सन 2000 को पब्लिश कर दिया था। साथ में इसका क्राइटेरिया भी पब्लिश कर दिया था अलग अलग न्यूज़पेपर में, जिसमें से एक इंडियन एक्सप्रेस भी था जिसमें पब्लिश किया गया था, और उस रिजल्ट के आधार पर इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिए गए थे। विवाद तब शुरू हुआ जिन लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो लोग रिजल्ट आते ही तुरंत हाई कोर्ट में पहुंच गए। हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया और आरोप लगाया कि इसमें गड़बड़ी की गई है। इसके बाद जो उस समय के डायरेक्टर थे आईएएस संजीव कुमार, उनके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया। वो आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर थे प्राइमरी एजुकेशन के उस समय के। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसका नंबर है 312, और ये एफआईआर दर्ज की गई थी 4 जून सन 2002 को। उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई जिसका नंबर है 293, और ये एफआईआर उससे एक साल बाद यानी कि 3 जून 2003 को ये दर्ज की गई थी पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर। केस के अंदर ट्विस्ट जब आया जब संजीव कुमार जो आईएएस ऑफिसर थे, डायरेक्टर थे उसमें के प्राइमरी के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अनुच्छेद 32 के प्रावधान अनुसार एक केस फाइल किया। उसका नंबर है रिट पेटिशन क्रिमिनल नंबर 93 ऑफ 2003। वहां उन्होंने कहा कि जब वो डायरेक्टर थे प्राइमरी एजुकेशन के, उस समय उनके ऊपर उस समय के चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा मेरिट लिस्ट बदलने का दबाव बनाया गया और उनको एक दूसरी लिस्ट तैयार करके दी गई जो 15 सेट के अवार्ड में थी। संजीव कुमार का कहना है कि उसमें जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी वो फेक थी, और जो ये लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी इसको सुप्रीम कोर्ट लिस्ट के नाम से जाना गया है। संजीव कुमार का आरोप था कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, यानी कि उनको फंसाने की कोशिश की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ संजीव कुमार ने उसमें वो लिस्ट दी जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स थे डिस्ट्रिक्ट कैथल के और कुछ पार्ट के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के थे जो सीबीआई को दी गई थी, जिसमें 15 अवार्ड लिस्ट भी फाइल की गई थी संजीव कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें इंटरव्यू के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कैथल और एक पोर्शन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का था। इस लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट लिस्ट कहा गया है। संजीव कुमार का कहना है कि जो ये लिस्ट थी ये सीएम के द्वारा तैयार करवाई गई थी, जबकि जो एक्चुअल लिस्ट थी जो पब्लिश होने के लिए तैयार थी वो उनके पास थी डायरेक्टरेट प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा जो तैयार की गई थी, और उस लिस्ट को नाम दिया गया डायरेक्टरेट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में पाया कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ भी बड़े लेवल पर है, जिसलिए उसकी इंक्वायरी करवाने के लिए सीबीआई को केस को डायरेक्ट कर दिया, यानी कि सीबीआई को डायरेक्शन दे दी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस तरह से सीबीआई ने केस दर्ज करके इसकी इंक्वायरी शुरू की थी। संजीव कुमार ने जो लिस्ट दी थी जिसको डायरेक्टरेट लिस्ट कहा गया था और जिसको असली लिस्ट कहा गया था वो भी असली लिस्ट नहीं थी, उसमें भी छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो उनसे पहले की जो डायरेक्टर थी रजनी शेखर सिब्बल उनके द्वारा अलमारी में सील कर दी गई थी, और ये जांच के दौरान पाया गया है। ओरिजिनल लिस्ट में संजीव कुमार ने 16/9/2000 को छेड़छाड़ करके बदलाव कर दिया था, और जो व्यक्ति अपने आप को विसल ब्लोअर कह रहा था, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सीबीआई के द्वारा जांच करवाई गई ये खुद ही विलेन के रूप में सामने दिखाई दिए, और इनके खिलाफ अक्यूज नंबर 3 के रूप में मुकदमा दायर करके इनको सीबीआई के कोर्ट में पेश किया गया, जहां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत इनकी जांच की गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र का भी नाम दिया गया है। उस समय के मुख्यमंत्री को अक्यूज नंबर 4 और उनके बेटे को अक्यूज नंबर 5 बनाया गया था। उसमें एक और आईएएस अफसर थे जिनका नाम है विद्याधर, उनको अक्यूज नंबर 1 माना गया है, और इस तरह से कई साल ये केस चला, और लास्ट में जिसका फैसला आया था 16 जनवरी 2013 को ये फाइनल फैसला आया था। सीबीआई कोर्ट का ये फैसला था। कोर्ट ने पाया कि जो ओरिजिनल लिस्ट 7/10/2000 को अलमीरा के अंदर पाई गई थी वो सही नहीं थी, इसमें पहले ही 16/9/2000 को बदलाव कर दिया गया था। उस समय की जो डायरेक्टर थी यानी कि संजीव कुमार के पहले की जो डायरेक्टर थी रजनी शेखर सिब्बल, उनको भी विटनेस के रूप में एग्जामिन किया गया सीबीआई के द्वारा, यानी कि जांच के दौरान, क्योंकि वो पहले वहां पे
प्राइमरी एजुकेशन की डायरेक्टर थी। उन्होंने लिस्ट तैयार करके एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेज दी थी 20/6/2000 को। उसके बाद वो पब्लिश होनी थी मुख्यमंत्री की परमिशन के बाद। इस तरह से उनको ट्रांसफर के द्वारा हटा दिया गया। उनकी जगह संजीव कुमार को एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज दिया गया प्राइमरी एजुकेशन का। संजीव कुमार उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद के रूप में ये कार्य कर रहे थे। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया और जो चार्ज दिया गया था 11/7/2000 को दिया गया था। उस समय की जो डायरेक्टर थी रजनी शेखरी सिब्बल, उनकी जगह इनको ये चार्ज दिया गया था। हालात की पूरी सच्चाई तब पता चली जब ये पता चला कि कुछ कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू के नंबर थे वो बढ़ा दिए गए थे और कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए गए थे। और ये सब किसमें किया गया था? जो डायरेक्टरेट लिस्ट थी जिसको संजीव कुमार ने जेन्युइन लिस्ट यानी कि असली लिस्ट बताया था। इस मामले में बहुत सी पिटीशन दायर की गई थी और उनके वकीलों के द्वारा जो आर्गुमेंट्स दिए गए थे उनमें से निम्न प्रकार से निकल के आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट है, जो जेबीटी टीचर्स थे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी और जो वैकेंसी निकाली थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वैकेंसी निकाली गई थी। नोटिफिकेशन जो दिया गया था, एडवर्टाइजमेंट जो दी गई थी, सिलेक्शन कमेटी का जो उसमें दिया गया था वो सब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया था रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का। उसमें साथ में ये भी दिया गया था कि जो एडवर्टाइजमेंट निकली है उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा वो एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकता। पेटिशनर का कहना है कि जिनका सिलेक्शन किया गया था वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही फाइनलाइज किया गया था। जो इंटरव्यू उनके लिए गए थे वो भी कंसर्न सेंटर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ही लिए गए थे और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मेरिट लिस्ट बनी थी। लेकिन सरकार ने इसको स्टेट मेरिट लिस्ट के रूप में प्रोड्यूस किया, यानी कि पूरे स्टेट की एक अलग से मेरिट लिस्ट बना दी थी। ये उनका आरोप था कि स्टेट की लिस्ट ना होकर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ये होनी थी। दूसरे पॉइंट के अनुसार जो सिलेक्शन था वो फ्रॉड था, भाई भतीजावाद उसमें हुआ था और उसमें छेड़छाड़ की गई थी, ये पेटिशनर का आरोप है। पेटिशनर की तरफ से जो लीगल सबमिशन दी गई थी इसके अंदर, उसके अनुसार स्टेट लेवल की मेरिट लिस्ट के अनुसार उनको नियुक्ति दे दी गई, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट लिस्ट थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अनुसार इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। स्टेट ने इस मामले में कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं लिया। इस तरह से कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि अपनी स्थिति क्लियर करें। सीबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वो क्या करना चाहते हैं। स्टेट ने इसको क्लियर किया कि जो एक्चुअली में सिलेक्शन हुआ है उसमें गड़बड़ी की गई है और सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार ये नीचे पूरा डिटेल दिया गया है, जिसमें पहले पॉइंट में दिया है कि जिनका सिलेक्शन हुआ था उसमें से 956 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके इंटरव्यू नंबर बढ़ा दिए गए थे। दूसरे पॉइंट में है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनमें 1950 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए गए थे। तीसरे नंबर पर है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनमें से 123 ऐसे नाम थे जो दोनों लिस्ट में थे। चौथे नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट जो लिस्ट थी स्टार्टिंग में जो दी थी उसमें 34 नाम ऐसे थे जो उस लिस्ट में मिले ही नहीं। और पांचवें नंबर पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के उसमें 187 कैंडिडेट है। छठे नंबर पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है पानीपत डिस्ट्रिक्ट के वो 52 कैंडिडेट है और सातवें नंबर पर है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे रोहतक के वो 32 हैं। इस तरह से टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 3334 हो गए हैं। लिस्ट के अनुसार 3334 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 956 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर बढ़ा दिए गए हैं इंटरव्यू के अंदर, 950 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके इंटरव्यू में नंबर कम कर दिए गए और 123 ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों लिस्ट में उनका नाम है और 34 ऐसे कैंडिडेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट थी उसके अंदर वो नाम नहीं पाए गए। जो नोटिफिकेशन हुआ था वैकेंसी का वो 3206 पोस्ट के लिए हुआ था। इस तरह से राज्य ने 3206 टीचर्स की जगह 3334 टीचर्स का सिलेक्शन करके ज्वाइनिंग करवा दी थी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने भी अपना जवाब दावा पेश किया है और अपने बचाव के लिए तर्क दिए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी उनका तर्क था कि जो सीबीआई जांच में जो पाया गया है उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो इंटरव्यू के नंबर बढ़ाने में और ना ही इंटरव्यू के नंबर घटाने में। उनका आरोप था कि उन्हें बेमतलब पुनिश किया जा रहा है, असलियत जानने के बाद ही रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनका ज्वाइनिंग हो चुका था उनको उस समय तक 12 साल हो गए थे काम करते हुए। उन्होंने बताया कि जो काम कर रहे हैं उनके काम में कभी कोई कमी नहीं पाई गई है। उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इसमें सिलेक्शन होने से पहले अडोक बेसिस पे काम कर रहे थे। यहाँ सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने अडोक वाली सर्विस को रिजाइन करके यहाँ पर ज्वाइन किया है और अब जो नया सिस्टम है उनके अनुसार अगर इनको यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इन टीचर्स को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET पास करना पड़ेगा
और उसके बगैर ये डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। बिना टीईटी पास किए ये आगे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पेटिशनर ने कहा इनकी भर्ती के बाद 2-3 बार और जेबीटी की भर्ती सरकार के द्वारा की जा चुकी है और जो पेटिशनर हैं उनमें से बहुत से ऐसे पेटिशनर थे जिनका उन 2 भर्तियों में सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी पेटिशनर का ये आरोप है कि 2-3 भर्तियों में भी जब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इसका मतलब वो अभियोग्य नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा अगर फिर भी अगर वैकेंसी बचती है तो इनको भी अकोमोडेट कर दिया जाए, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको ना हटाया जाए क्योंकि वो 12 साल से सर्विस कर रहे हैं। सभी आर्गुमेंट सुनने के बाद जो इसका निचोड़ निकला है वो ये है कि जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो जेन्युइन लिस्ट नहीं थी। उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो मेरिटोरियस थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको इंटरव्यू में नंबर बढ़ा के सिलेक्शन किया गया था। इस तरह से ये एक मिक्सचर लिस्ट थी जिसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स भी थे और ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। ऐसे कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका राइट बनता है कि वो सर्विस में कंटिन्यू रहें, और वो कैंडिडेट जिनका दोनों लिस्ट में नाम है वो डिजर्व करते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। सीनियर जो एडवोकेट थे उनकी तरफ से जो एनेक्सर दिया गया था उसमें ऐसे 7 नाम थे जो दोनों लिस्ट में थे, लेकिन स्टेट की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें 123 ऐसे नाम थे जो दोनों लिस्ट में शामिल थे। इस तरह से करेक्ट पोजीशन के साथ एनालिसिस करके नई लिस्ट जारी करनी थी। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यू में कम नंबर कर दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी वो लिस्ट में थे। इस तरह से उनका हक बनता है सिलेक्शन के लिए और उनका अपॉइंटमेंट जो है डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके इंटरव्यू के नंबर कम करने के बाद भी वो सिलेक्टेड लिस्ट में थे। ऐसे कैंडिडेट्स 221 हैं जिनकी लिस्ट निम्न प्रकार है। सबसे पहले उनका सीरियल नंबर है, दूसरे में रिस्पोंडेंट नंबर यानी कि जो हाई कोर्ट में उनको पार्टी बनाया गया था वो नंबर है, अगले कॉलम में रोल नंबर है, फिर उनका नाम है, उसके बाद कैटेगरी है, और इस तरह से इस पेज पे टोटल ये 10 है। ये उस लिस्ट का अगला पेज है जिसमें सीरियल नंबर 11 से ये स्टार्ट हो गए। सेम उसी तरह से सीरियल नंबर, फिर उनका रिस्पोंडेंट का नंबर है, रोल नंबर है, नाम है, कैटेगरी है, और नीचे बढ़ते बढ़ते ये सभी कैटेगरी के हैं। यहाँ नीचे तक देखेंगे लास्ट में जो सीरियल नंबर है इसमें 55 है। ये उस लिस्ट का अगला पेज है जिसमें 56 नंबर से स्टार्ट होता है और आगे नीचे बढ़ते बढ़ते ये 100 नंबर तक चला जाता है। ये अगली लिस्ट है जो 101 नंबर से स्टार्ट होती है और आगे नीचे बढ़ते बढ़ते ये 145 नंबर तक चली जाती है। ये उससे अगली लिस्ट है जो 146 से स्टार्ट होती है और आगे नीचे बढ़ते बढ़ते ये लास्ट में 190 सीरियल नंबर तक चली जाती है। ये उससे अगली लिस्ट है जो 191 सीरियल नंबर से स्टार्ट होती है और नीचे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 221 तक चली जाती है। 221 का इसमें जिक्र किया गया है। जो फैसला है वो सिर्फ 221 कैंडिडेट्स पर नहीं हो सकता, इसलिए सरकार ने एक नई सिंगल लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें 80 नंबर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के होंगे, एक्सपीरियंस के होंगे और हायर क्वालिफिकेशन के होंगे, और इंटरव्यू की वो ओरिजिनल लिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रिपेयर की गई थी उसके आधार पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग से वो लिस्ट तैयार करनी है। रिजर्वेशन का जो कैटेगरी वाइज प्रावधान किया गया उसके अनुसार ये सरकार को हिदायत थी। इस तरह की लिस्ट तैयार होने के बाद इसको फिर क्रॉस चेक करना है। जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है उनका सिलेक्शन कर देना है। सिलेक्शन होने के बाद जो कैंडिडेट्स बच जाएंगे उनको आगे एग्जिस्टिंग वैकेंसी में फिलअप करना है। जिनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उनके नाम फ्रेश लिस्ट में अगर नहीं है तो उनके लिए एक ऑर्डर तैयार करना है, उनको टर्मिनेशन ऑर्डर देना है। यहाँ जजमेंट में लिखा है उनसे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं करनी है, जो उनको पेमेंट दी जा चुकी है उसमें कोई रिकवरी नहीं करनी है। इसके अलावा उनके जो डिडक्शन किए गए थे यानी कोई चीज काटी गई थी जो उनकी अवेलेबल है वो भी उनको देनी है। टर्मिनेशन के ऑर्डर पास करने के बाद 8 वीक के अंदर उनको उनका जो बकाया है वो सब दे देना है। आगे भविष्य में अगर कोई वैकेंसी निकलती है उसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई ना माना जाए। स्टेट एक पॉलिसी बनाए और पॉलिसी के तहत उनको आयु सीमा में रिलैक्सेशन दे सकती है। इस तरह से कोई वैकेंसी बची है उसको इमीडिएट सिलेक्शन के लिए प्रोसेस में ले आ जाए, इनको मौका दिया जाए। सभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका था सभी रीट में शामिल हैं, क्योंकि सबको पार्टी बनाया गया था, इसलिए किसी को भी अलग से इस स्टेज पर शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है उनकी नौकरी से निकालने के लिए। इस तरह से बिना किसी शो कॉज नोटिस के उनको टर्मिनेशन ऑर्डर देके नौकरी से बाहर निकाला जाए। और लास्ट पैरा में लिखा है इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन थी सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और ये जजमेंट था 8 जनवरी 2014 का। सन 2000 अक्टूबर में इन जेबीटी का फाइनल रिजल्ट आया था, उसके तुरंत बाद ही उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और सन 2000 अक्टूबर से लेके 8 जनवरी 2014 को ये
जजमेंट आया है। जैसे ही सिंगल बेंच का फैसला आया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिनको अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, उन्होंने तुरंत इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जो अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब उसके आपको एक एक करके इंट्रीम ऑर्डर दिखाते हैं जो मेन है, और लास्ट में उसका स्टेटस दिखाएंगे, नेक्स्ट हियरिंग कब है। या टॉप पे देखिए एलपी नंबर 98 ऑफ 2014 है। जैसे ये जजमेंट आया था उसके तुरंत बाद ये केस फाइल कर दिया गया था। इसमें सुनवाई की जो अगली तारीख लगाई थी वो थी 4 फरवरी 2014। तब तक जो सरकारी वकील थे उनको डायरेक्शन दी थी कि जो कंपेटेंट अथॉरिटी है या कमेटी है जिसने लिस्ट तैयार की है सिंगल जज के ऑर्डर के अनुसार, वो अगले डेट पे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी है। और साथ में ये प्रपोजल लेके आना है सॉल्यूशन का उन टीचर्स के लिए जिनको स्कूलों में काम करते हुए 13 साल हो गए, उनको नुकसान करना भी सही नहीं है। डबल बेंच का ये इंट्रीम ऑर्डर है 29 जनवरी 2014 का। जनवरी 2014 से अब तक डबल बेंच ने कई इंट्रीम ऑर्डर पास किए हैं। उनमें से जो मेन इंट्रीम ऑर्डर है वही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये अगला इंट्रीम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं, जिसमें कुछ अखबारों ने हाई कोर्ट के हवाले से खबर छाप दी थी, जबकि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था। उन्होंने ऐसी खबर छाप दी थी कि सिंगल जज के फैसले को डबल बेंच ने खारिज कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है। उसी के बारे में ये इंट्रीम ऑर्डर है, ये इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने डबल बेंच में केस डाला था, उनके वकील ने कोर्ट के सामने कुछ अखबारों की कॉपियां प्रस्तुत की, जिसमें 4 अखबारों के नाम दिए गए हैं। एक यमुनानगर से हैं और 3 नाम ये हिसार से हैं, जो हिसार से पब्लिश हुए थे। पेटिशनर के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इन अखबारों ने ये खबर छाप दी कि डबल बेंच ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला साहब के राज में जो जेबीटी भर्ती हुई थी उसको डबल बेंच ने सेट असाइड कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। इसके अलावा कुछ और अखबार थे जिसमें खबर छपी थी, जिसमें 4 अखबारों के नाम दिए हैं। चारों अखबार ये हिंदी के हैं। इनका कहना है कि जो ये खबर छपी थी 30/5/2016 को छपी थी, जबकि इससे पहले जो हियरिंग हुई थी वो 25/5/2016 को हुई थी, और अगली हियरिंग के लिए सरकारी वकील ने टाइम मांगा था। अगली जो सुनवाई होनी थी वो 2 जून 2016 को होनी थी, यानी कि कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग था, सुनवाई की डेट लगी हुई थी, फिर भी इन अखबारों ने ऐसी खबर छाप दी। आगे इस वकील ने कहा कि कोर्ट ने जो पिछले ऑर्डर पास किए थे 18/5/2016 को, वो भी सरकार की तरफ से प्रोड्यूस नहीं किया गया है कोर्ट के सामने। 2/6/2016 को जो आर्गुमेंट हुए, 2016 को आर्गुमेंट होने के बाद उसको आगे आर्गुमेंट्स के लिए अर्जेंट कर दिया था, यानी कि नेक्स्ट डेट दे दी थी। उसी के अंदर ये दिया गया जो अखबारों ने खबर छापी थी 30/5/2016 को जेबीटी टीचर्स के सिलेक्शन के बारे में, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के राज के टाइम पे है, उसमें इन्होंने लिखा है कि डबल बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, जो कि ये रिकॉर्ड के विरुद्ध है। जो रिपोर्टर हैं और एडिटर इन चीफ हैं इन अखबारों के, उन्होंने कोर्ट को नाराज किया है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें दखल देने की कोशिश की है। अखबारों ने कोर्ट के बारे में जो खबर छापी है वो गलत खबर थी, गुमराह करने वाली खबर थी, और इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना केस बनता है। इन अखबारों के जो रिपोर्टर हैं और जो एडिटर इन चीफ हैं, इन्होंने सिर्फ कोर्ट को ही नाराज नहीं किया है, इन्होंने न्याय प्रक्रिया में भी दखल देने की कोशिश की है, क्योंकि कोर्ट में भी केस पेंडिंग था। इसलिए एडिटर इन चीफ और जो रिपोर्टर हैं इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के समन जारी करने चाहिए। और ये सभी उन अखबारों के एडिटर के और अखबारों के नाम हैं जो पहले 2 पेज पर आपको दिखाए थे। 4 अलग थे और 4 अलग थे, ये 8 के 8 वो सब नाम दिए गए हैं। यहाँ लास्ट में दिया गया है, इस मामले को परमिशन के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस से उनके सामने रख दिया गया ताकि कोर्ट की अवमानना केस इनके खिलाफ चला जाए। और ये इंट्रीम ऑर्डर देखेंगे, नीचे डेट है 3 जून 2016। 13 साल से ज्यादा सिंगल बेंच में केस चला था। जनवरी 2014 से डबल बेंच में ये केस चल रहा है। जो पेटिशनर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये रिक्वेस्ट के साथ कि हाई कोर्ट में इतने दिनों से केस पेंडिंग है, इसकी जल्दी सुनवाई करके जल्दी इस पर फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हाई कोर्ट ने जो इंट्रीम ऑर्डर पास किए हैं, अब वो इंट्रीम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। ये इंट्रीम ऑर्डर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं वो 2 फरवरी 2024 के हैं। एसएलपी नंबर है 2947 से लेके 2950 ऑफ 2024, यानी कि 4 केस उन्होंने फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जल्दी से इनके केस का निपटारा किया जाए, मेरिट के आधार पर आर्गुमेंट करके ये निपटारा किया जाए। 2 घंटे तक इस केस की सुनवाई के बाद दोनों काउंसिल से ये रिक्वेस्ट की गई इसमें रिटर्न सबमिशन किया जाए, लेकिन दोनों ही पार्टीज के वकील ने कहा कि वो कंटिन्यू ओरल हियरिंग के लिए चाहते हैं, यानी कि मौखिक रूप से जो कोर्ट में सुनवाई होती है उसी के लिए उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया। कोर्ट ने आगे कहा
कि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, बहुत से अर्जेंट केस हैं, ये केस बहुत पुराना है, इसमें अभी भी सुनवाई के लिए काफी समय लगेगा, इसलिए इस केस की अगली जो सुनवाई रखी थी 16/7/2025 और ये इंट्रीम ऑर्डर है 20 मई 2025 के। डबल बेंच के मेन इंट्रीम ऑर्डर आपको दिखा दिए हैं। अब इसका स्टेटस दिखा देते हैं, अगली तारीख कब की लगी हुई है ये इसका स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर LP नंबर है 98/2014, 20 जनवरी 2014 को ये केस फाइल हो गया था। अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, नेक्स्ट डेट इसकी 8 दिसंबर 2025 है। इस तरह से हम देख सकते हैं JBT मामले का ये केस सन 2000 से चल रहा है, 13 साल से ज्यादा सिंगल बेंच में लगा और 2014 से ये अभी डबल बेंच में चल रहा है। लगभग 25 साल हो गए हैं। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अभी भी हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। डबल बेंच का फैसला आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो इतने आसानी से नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा कह नहीं सकते, और जब तक डबल बेंच का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक ज्यादातर JBT टीचर्स रिटायर हो चुके होंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो वंचित रह गए थे, जो हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, वो ऐसे ही फाइट करते रह जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तब तक उनकी उम्र भी रिटायरमेंट की हो जाएगी या कुछ की हो चुकी होगी। इसलिए हमने शुरू में सवाल किया था, न्याय कहां है, ये हमारा सवाल था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।